हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में जो आज हमारा 15वां दिन है उसमें हम जीएस पेपर 4 के एक विशिष्ट टॉपिक को उठाएंगे और एक प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। और ऐसे जितने प्रश्न पूछते हैं लगभग हर वर्ष यूपीएससी यूपीपीसीएस में 2 से 3 प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको हर प्रश्न में यही पैटर्न फॉलो करना है। मतलब कोशिश करें यही पैटर्न फॉलो करने की। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसा सोचना है आप सोच सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये स्ट्रक्चरिंग हर जो क्वेश्चन है इस तरीके के उसमें यूज़ करना कोशिश करें। तो हाउ टू राइट ऑन एथिकल टर्मिनोलॉजी। कई बार आपने देखा होगा कि प्रश्न पूछता है कि वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं। आपके अपनी समझ के आधार पर आप समानुभूति को परिभाषित करें, इमोशनल इंटेलिजेंस को परिभाषित करें। ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं यूपीएससी कई बार वह सीधे सीधे पूछता है। तो आपको ये जो प्रश्न है वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। और जो आज हम प्रश्न का डिस्कशन करेंगे उसकी अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप http:/t.me/UPSC हिंदी विद गौरव से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ के साथ साथ आपको जो मटेरियल है यूपीएससी रिलेटेड वो भी इस पर प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक मेरा आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। और मैंने जो 2019 की जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसका इंटरव्यू दिया है हाल में ही। और हम सीधे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पढ़ें, उसके बाद मैं कुछ आपको सजेशन देता हूँ, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स के लिए। सिविल सेवक को वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ समानुभूति रखने वाला भी होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, समानुभूति के साथ साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, आप प्रश्न पढ़ेंगे और 1 मिनट सोचेंगे, इसका एक रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करेंगे। और एथिक्स के क्वेश्चनों में विशेषता मैं आपसे एक सजेशन देना चाहूँगा, इंग्लिश में अवश्य पढ़ें। इसीलिए मैंने इंग्लिश का जो प्रश्न है वो भी लिखा है। A civil servant needs to be objective as well as empathetic. What do you understand by objectivity? Discuss its relationship with empathy. अब आपको समझना है कि प्रश्न में कितने पार्ट हैं। जनरली यूपीएससी 150 शब्दों में प्रश्न पूछती है और आपको 150 शब्द जितने कम वर्ड में आप अगर देख पाएंगे तो मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए, पहला, सिविल सेवक को वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ समानुभूति रखने वाला भी होना चाहिए, इसको बताना है। वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। समानुभूति के साथ इसके संबंधों की विवेचना करें, इसको बताना है। निष्कर्ष और भूमिका मुझे लिखनी है। आप समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत लिखने का चांस इसमें कम है। सजेशन नंबर 1, जिसको मैं एक्सपर्ट टिप्स के नाम से बोलता हूँ, 2 लाइन की परिभाषा के नोट्स बनाएं सभी मूल्यों के। आपने एथिक्स का सिलेबस देखा होगा, एथिक्स का सिलेबस उठाएंगे, उसमें ढेर सारे मूल्य दिए हुए हैं कि एक सिविल सेवक को इन मूल्यों का पालन करना चाहिए। वो सभी मूल्य उठाएं और 2-2 लाइन की डिफिनीशन सबकी बिल्कुल आपके टिप्स पे रटी होनी चाहिए। और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने जीएस पेपर 4 के नाम से जो फाइल है उसमें आप देख सकते हैं करीब 15 पेज के नोट्स हैं और वही 15 पेज के नोट्स मेरे पेपर 4 के नोट्स हैं। उससे ज़्यादा मैंने पेपर 4 के लिए कोई नोट्स और कुछ तैयारी नहीं की है, सिर्फ वो 15 पेज के नोट्स, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज हैं। जितने काम के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में सबको सॉल्व किया गया है। तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन समझें, ये आपको खुद से बनाने हैं मूल्यों के नोट्स, यानी कम से कम 20 शब्दों में हर मूल्य की डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, रियल लाइफ उदाहरण दें कि किस प्रकार कोई लोक सेवक इन मूल्यों का पालन करता है। देखिए, बात तो समझना होगा कि एथिक्स का जो पेपर 4 है ये आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की अनुमति देता है। आप अधिक से अधिक क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे कई लोग के 144 मार्क्स भी आते हैं और कई लोग के 90 मार्क्स भी आते हैं। तो डिफरेंस भी काफ़ी एथिक्स का पेपर बनाता है। कारण क्या है कि कुछ लोग बिल्कुल रटंत आंसर देते हैं, बिल्कुल जो हम कह सकते हैं एक तरह से जो दर्शन शास्त्र का पेपर है उसको समझ के सॉल्व करते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं, जैसे आप जब टॉपर्स की कॉपी अगर देखेंगे जो कि काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी, तो आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो करंट लाइफ के एग्जाम्पल हैं, दैनिक जीवन में क्या करते हैं, दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं, उसको वो एग्जाम्पल के तरह पे पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक कार जा रही है तेजी से
मैं एक एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूँ। एक कार तेजी से जा रही है, उसने ट्रैफिक लाइन तोड़ दी, ठीक है। तो जो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला रहेगा वो क्या करेगा, वो तुरंत जाएगा और कार वाले को पकड़ेगा। लेकिन जब वो कार को पकड़ रहा है तो देख रहा है पीछे जो कार ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसकी जो पीछे सीट पे एक गर्भवती महिला दर्द से चिल्ला रही है। अब वो क्या करे, नियम का पालन करके कार का चालान काटे कि नियम को तोड़े? आपको यही जो वस्तुनिष्ठता क्या कहती है कि नियम का पालन करो, और समानुभूति क्या कहती है कि दूसरे की पीड़ा को समझो। आपको इसी चीज़ों के बीच में जो द्वंद्व है वो ऐसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही दिखाना है, अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको ये द्वंद्वों को दिखाना है। तो उससे क्या होगा, आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। निष्कर्ष लिखें और इस उत्तर के माध्यम से पैटर्न समझें कि किस तरीके से हम जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन हैं सॉल्व करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम और इसी तरीके के क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। और एथिक्स का तो लगभग आपका पूरा सिलेबस ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाएगा। तो कृपया यूपीएससी हिंदी विद गौरव को यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, उसका उत्तर देखते हैं। तो आप प्रश्न पढ़ें, सिविल सेवक को वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ समानुभूति रखने वाला भी होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, समानुभूति के साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। ये 3 तरीके के इसमें प्रश्न, यानी बहुत लेंदी प्रश्न 10 मार्क्स में पूछा गया है। दृष्टिकोण क्या होगा, देखिए भूमिका। तो ये भूमिका आप 2 तरीके से फिर से लिख सकते हैं। एक, आप थोड़ा बैकग्राउंड दे सकते हैं कि सिविल सेवा में कार्यरत होने के दौरान एक सिविल सेवक को कुछ मूल्यों की आवश्यकता होती है अपने कार्यों के निष्पादन के लिए, जिसमें वस्तुनिष्ठता एवं समानुभूति प्रमुख है। इस तरह से आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में आप खुद देखेंगे आपके पास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा है और आपके पास टाइम और स्पेस दोनों कम है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट उत्तर पे जाऊँगा। यानी मैं क्या करूँगा, सीधे वस्तुनिष्ठता क्या है। देखिए आप प्रश्न में पूछा है वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, मैं सीधे वहीं से शुरुआत करूँगा। समानुभूति क्या है, क्योंकि एक समानुभूति भी कीवर्ड है। देखिए समानुभूति भी एक कीवर्ड है, मैं सीधे यहाँ पे पहुँचूंगा, इन दोनों को समझाऊंगा। ये 50 शब्दों के अंदर कोशिश करूंगा समझाने की। फिर वस्तुनिष्ठता एवं समानुभूति का साथ होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखिए क्या बोला है प्रश्न में, सिविल सेवक को वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ समानुभूति रखने वाला भी होना चाहिए। तो मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा कि क्यों दोनों चीजें होनी चाहिए एक साथ। फिर मैं क्या करूंगा, दोनों में संबंध बताऊंगा, क्योंकि देखिए फिर तीसरा पार्ट क्या पूछा है आप देखेंगे, समानुभूति के साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। तो मैं इस तरीके से तीनों पार्ट सॉल्व करूंगा। उसके बाद निष्कर्ष में क्या लिखूंगा कि देखिए 2 मूल्य हैं, 2 वैल्यूज हैं, किस तरह इन दोनों वैल्यूज में बैलेंस बनाया जाए। और दोस्तों कोशिश करें यहीं पे आपको थोड़ा सा जो आपकी नॉलेज है उसका यूज करें। कोशिश करें ऐसे में किसी दार्शनिक, किसी बड़े इंसान का जो कथन है, मैक्सिमम आप देखेंगे तो 2 लोगों को अगर आप याद रखें, महात्मा गांधी और अंबेडकर। अगर भारत में तो आप 2 लोगों को याद रखते हैं तो आपका सारा काम चल जाता है। अधिक से अधिक आप कोशिश करें, आपको कुछ जो अन्य लोग हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, आप इस तरह से कुछ अलग अलग भी कोटेशन यूज करके अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हमने ये किया है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए मैंने फिर से सीधे 20 वर्ड की डिफिनेशन जो याद कर रखी है और मैंने सीधे उसको यूज़ किया है। इससे 2 फायदे होते हैं। जो आप 20 वर्ड की डिफिनेशन याद करते हैं, 2 फायदे होते हैं। पहला, आप अधिक से अधिक वर्ड्स आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में आपको 150 से काम नहीं चलेगा, आपको 170 वर्ड लिखना ही पड़ेगा, तभी आपका उत्तर कंप्लीट होगा। या फिर आप क्या करें, शॉर्ट में आंसर लिखें, कुछ चीज़ों को घटाए बढ़ाएं, वो भी हम सीखेंगे। दूसरी चीज, इसमें क्या होता है, जब आप 20 शब्द का डिफिनीशन याद करते हैं, एग्जाम में प्रश्न आते ही आप सीधे उसको लिख देते हैं, तो एटलीस्ट जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आपका खत्म हो जाता है। तो देखिए मैंने क्या किया, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य निर्णयन प्रक्रिया के दौरान तटस्थ रहकर तथ्यों एवं प्रमाणों के प्रयोग से है। मतलब कुल मिलाकर एक वस्तुनिष्ठ व्यक्ति उसको कहेंगे जो डिसीजन भावुकता के आधार पर ना ले, पूरे बैलेंस जो भी तथ्य हैं उसके सामने प्रमाण हैं उसके आधार पर डिसीजन ले। फॉर एग्जांपल एक जो जज है, जज किसी सामाजिक, जैसे मान लीजिए कोई अपराध हुआ और जज पे दबाव बनाया गया कि यार इसको तो फांसी मिलनी चाहिए, इसने बहुत जघन्य अपराध दिया है। लेकिन जो जज है वो वस्तुनिष्ठ डिसीजन लेगा, वो देखेगा कानून क्या कहते हैं, वो देखेगा कि सबूत क्या है उसके खिलाफ,
तो पूरे तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर डिसीजन लेगा और उसी को कहते हैं वस्तुनिष्ठता। तो इसको समझे। और मैंने इसको तुरंत देखिए 20 शब्दों का लिख दिया, 20 भी कम है, 15 ही हैं। उदाहरण जरूर दिखाएं। जो दूसरा बात है, जब आप कोई डिफिनीशन लिख रहे हैं तो डिफिनीशन को एक एग्जाम्पल के साथ अवश्य कोट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और एग्जाम्पल भी मैं कहूँगा आप 2-4 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, जैसे कुछ अब्दुल कलाम के जीवन से रिलेटेड, एक जो मैंने शुरू में बताया, 1-2 आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैंने उसका उदाहरण क्या बताया, मंत्रियों को परामर्श प्रदान करते समय सभी तथ्यों एवं विकल्पों का भली भांति अवलोकन एवं प्रस्तुतिकरण। तो मैंने बताया कि भाई जब सिविल सेवक का एक काम क्या है कि मंत्रियों को परामर्श प्रदान करना, और जब परामर्श प्रदान कर रहा है कोई सिविल सेवक तो क्या करे, सभी विकल्प एवं तथ्यों का भली भांति अवलोकन करे जो उसके पास उपलब्ध है और उसको मंत्रियों तक प्रस्तुतिकरण भी करे। तो इसको बोलेंगे, यानी वह तटस्थ भी रहे, किसी राजनीतिक दुराभाव से पीड़ित न रहे, पूर्वाग्रह से पीड़ित न रहे। दूसरी बात, वो सभी तथ्यों के आधार पर उसको समझाए। तो ये 2 चीजें आप एग्जाम्पल में अवश्य कोट करेंगे। तो देखिए ये मैंने वस्तुनिष्ठता बताया, उसका एग्जाम्पल बताया। फिर मैंने लिखा, वहीं समानुभूति से तात्पर्य स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर उसकी पीड़ा को महसूस करना है। मतलब समानुभूति आप देखेंगे, इम्पैथी का मतलब क्या होता है, आप दूसरे के स्थान पर खुद को रखते हैं, सोचते हैं यार ये दुख बेचारा वो झेल रहा है, तो आप भी उसकी जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको समझने का, उसके मनोभाव को, बेसिकली हम कह सकते हैं, आप देखेंगे अगर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस के विभिन्न अवयव होते हैं, उसमें समानुभूति, सोशल स्किल्स, ठीक है, ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप समझेंगे कि जब आप दूसरे की पीड़ा को समझ पा रहे हैं, मुख्यतः समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो दलित हैं, जो कुचले हैं, महिलाएं हैं, तो आपको क्या होगा, आप उनकी पीड़ा को आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपके पास एक सिविल सेवर की पावर है। तो देखिए, तो मैंने क्या लिखा, वहीं समानुभूति से तात्पर्य स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर उसकी पीड़ा को महसूस करना है। उदाहरण, नीति निर्माण के दौरान समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग का ध्यान रखना। ठीक है, जब नीति निर्माण कर रहे हैं तो अगर कोई समानुभूति के मूल्य वाला सिविल सेवक होगा तो वो क्या करेगा, वंचित वर्गों के बारे में अवश्य सोचेगा। ऐसी कोई नीति न बना दें कि जिससे इनको नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्सेशन कानून लाना है तो ऐसा न कर दें कि अगर गरीब चावल खरीदने जा रहा है तो उसको अधिक टैक्स देना पड़े, जिसको हम रिग्रेसिव टैक्स व्यवस्था कहते हैं, प्रतिगामी कर व्यवस्था, जबकि जो धनिक व्यक्ति है वो क्या करे, उसको कम टैक्स देना पड़े। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, समानुभूति से एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको कोट कर दें तो आपका ये डिफिनीशन वाला पार्ट खत्म। अब बात सेकेंड जो क्वेश्चन था, क्या बोला था, दोनों होना चाहिए, सिविल सेवक को वस्तुनिष्ठ के साथ साथ दोनों होना चाहिए। ऐसे प्रश्न में आपको क्या बताना है कि मान लीजिए सिविल सेवक में एक ही है, ठीक है, आपको यही बताना है कि मान लीजिए सिविल, अब देखिए पैटर्न समझिएगा, आपको बताना है कि मान लीजिए केवल सिविल सेवक यदि वस्तुनिष्ठ है तो क्या समस्या आ जाएगी। कोई सिविल सेवक अगर केवल समानुभूति का मूल्य रखता है, वस्तुनिष्ठता नहीं रखता है, तो क्या समस्या आ जाएगी। केवल आपको यही एग्जाम्पल के थ्रू कोट करके आगे बढ़ जाना है। आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके पास समय कम है तो आप सीधे एग्जाम्पल ही लिख दें और यही बहुत है। लेकिन अगर एक लाइन आप इसमें ऐड करके थोड़ा सा तात्विक वर्णन कर देंगे, तार्किक वर्णन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें, समानुभूति के बिना वस्तुनिष्ठता सिविल सेवक को मशीनी बना दे दीजिए। मान लीजिए कोई सिविल सेवक है, केवल वस्तुनिष्ठ निर्णय ले रहा है, उसके पास जो तथ्य प्रमाण है वही कर दे रहा है और समानुभूति का उसके अंदर कोई मूल्य नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, रोबोट हो जाएगा। क्योंकि रोबोट भी 2 लोग रहे, मान लीजिए एक गर्भवती महिला है और एक युवा पुरुष है और आपके पास सीमित संसाधन है दोनों की हेल्प करने का, तो जो समानुभूति युक्त सिविल सेवक होगा वो क्या करेगा, वो दोनों के बारे में सोचेगा और देखेगा कि यार जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको देगा, अलॉटमेंट करेगा। लेकिन जो रोबोट होगा वो क्या करेगा, कहेगा यार दोनों बराबर बराबर ले लो, हमारे पास तो यही है, वो दे देगा। उसी को आप यहाँ पे लिख दें कि समानुभूति के बिना वस्तुनिष्ठता सिविल सेवक को मशीनी, चाहे तो आप रोबोट लिख दें, रोबोट बना देती है। उदाहरण, आपदा के दौरान राशन सामग्री वितरण में बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान न देना। मान लीजिए आपदा आई तो जो सिविल सेवक वस्तुनिष्ठ है वो क्या करेगा, इनकी विशेष आवश्यकताओं को नहीं देखेगा, वो क्या करेगा, कहेगा यार देखो उसको सरकार ने कहा है कि सबको बांटना है, वो क्या करेगा, सबका साथ सबका विकास, सबको बांट देगा, किसी के लिए विशेष आवश्यकताओं की चर्चा नहीं करेगा। तो ये देखिए, तथा यह सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य से दूर करती है। जब ऐसा हो जाएगा
कि व्यक्ति के अंदर समानुभूति और मुख्यतः सिविल सेवक के अंदर समानुभूति खत्म हो जाए तो सामाजिक न्याय का जो संवैधानिक लक्ष्य है वो दूर हट जाएगा। फिर दूसरा पार्ट, वस्तुनिष्ठा के बिना समानुभूति। मान लीजिए एक सिविल सेवक है, केवल उसके अंदर समानुभूति है, वो दूसरे को देख के, दूसरे के दुख को देख के एकदम भावुक हो जाता है, रोना शुरू कर देता है, परेशान हो जाता है, सोचता है कितनी हेल्प कर दे। वस्तुनिष्ठा का तथ्य उसके अंदर एकदम तत्व खत्म हो गया है। आप समझिए जो मूल्य है वस्तुनिष्ठा का वो समाप्त हो गया है। अब वो क्या करेगा, वो विभिन्न समस्याओं को जन्म दे देगा। देखिए कैसी, अनियमितता, पक्षपात एवं अपव्यय को जन्म देता है। अब मान लीजिए वो अब देखेगा कि एक गर्भवती महिला है, बेचारी परेशान है, या फिर कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, ऐसा कुछ वो देखेगा तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं इसको कुछ तरीके से फायदा दिलवा दो। तो वो भ्रष्टाचार को भी जन्म दे सकता है अगर उसके अंदर वस्तुनिष्ठा न रहे। तो देखिए क्या लिखा, अनियमितता, पक्षपात एवं अपव्यय को जन्म देती है। उदाहरण, भावुक होकर सरकारी धन को गरीबों में बंटवा देना। भाई समानुभूति है उसके अंदर, पता है वो पीड़ा महसूस कर पा रहा है कि गरीबों की पीड़ा है, वो बेचारे धन नहीं अर्जित कर पा रहे हैं, तो क्या करेगा कोई सिविल सेवक, पूरी तरह से समानुभूति है तो भावुक हो जाएगा और दे देगा पूरा धन जो सरकारी धन है। तो ये दोनों बातें हमने कर दी, दूसरा पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, दोनों मूल्यों में संबंध। दोनों मूल्यों में संबंध, अब देखिए ये तो प्रश्न है। मान लीजिए कोई प्रश्न आता है कि ज्ञान के बिना नैतिकता और नैतिकता के बिना ज्ञान, ठीक है, दोनों ही अच्छे नहीं हैं, ऐसा कोई प्रश्न आता है, ठीक है। जितने तरीके के ऐसे प्रश्न आते हैं तुलनात्मक वाले कि दोनों कैसे हैं, आपको ये पैटर्न फॉलो करना है कि दोनों की साथ में क्यों आवश्यकता होती है। मान लीजिए ज्ञान के साथ नैतिकता, तो आप एग्जाम्पल दे देंगे कि ज्ञान भी है नैतिकता भी है, यानी अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम को एग्जाम्पल कोट करें और समझाएं कि उन्होंने भारत के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए। ज्ञान है लेकिन नैतिकता नहीं है, तो आप कोट कर दें डॉक्टर AQ खान, जो पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे और परमाणु प्रसार में योगदान देके नॉर्थ कोरिया जैसे देशों तक उन्होंने, ईरान जैसे देशों तक उन्होंने परमाणु तकनीक पहुंचा दी। आप इसको कोट कर सकते हैं कि भाई ज्ञान तो उनके अंदर भी है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें कि दोनों मूल्यों की आवश्यकता मैंने कैसे बैलेंस किया। यहाँ पे आप देखें कि दोनों मूल्यों में जब संबंध पूछे, किसी दो मूल्यों में संबंध पूछे, ठीक है, कोई भी दो मूल्य उठा लीजिए, वस्तुनिष्ठा, समानुभूति, करुणा, दया, जितने सिविल सेवा के मूल्य हैं, साहस, प्रतिबद्धता, जितने मूल्य हैं आप सिलेबस में देखें, कोई भी दो मूल्य उठाएंगे और उनमें संबंध पूछेगा, आपको दो तरीके से आंसर करना है। एक, दोनों मूल्य एक दूसरे के पूरक कब हैं, यानी एक दूसरे को कब सपोर्ट करते हैं। दूसरा, दोनों मूल्य किन परिस्थितियों में विरोधाभासी हो जाते हैं। और कम से कम एक एक एग्जाम्पल देके इसको कोट कर दें। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, दोनों मूल्यों में संबंध, पूरक, मैंने क्या बताया, उदाहरण, प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सकारात्मक पक्षपात, उदाहरण, गर्भवती महिलाओं, दलितों आदि का ध्यान रखना, क्योंकि संविधान भी कहता है। देखिए प्रक्रियाएं क्या है, मतलब नियम कानून, आचार संहिता, जिसको सिविल सेवक को पालन करना आवश्यक होता है, इसका पालन करते हुए यदि व्यक्ति सकारात्मक पक्षपात करे, जिसकी अनुमति संविधान भी देता है। आप देखेंगे अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे, तो इसमें क्या कहता है, संविधान भी कहता है कि सकारात्मक पक्षपात होगा, ठीक है। आरक्षण का मूल्य इसीलिए लाया गया संविधान में। तो आप समझें, तो ये क्या है, दोनों मूल्यों को पूरक बना रहे कि वस्तुनिष्ठ भी है वो सिविल सेवक और समानुभूति भी है, और दोनों मूल्य एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन विरोधाभासी कब हो जाएंगे, देखिए उदाहरण, किसी वृद्ध महिला के पास राशन कार्ड न होने पर उसको राशन दिया जाए अथवा न दिया जाए। अब देखिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो क्या होंगे, दोनों के बीच के संबंध विरोधाभासी हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठता कहेगी कि यार नहीं, इसके पास राशन कार्ड नहीं है, नहीं देंगे। समानुभूति क्या कहेगी, समानुभूति कहेगी कि दे देना चाहिए यार, गरीब महिला है। आपको समझना है एज ए सिविल सेवक आपके पास कितने विवेकाधिकार हैं, क्या आप कर सकते हैं, और ये चीज़ें जो है क्या हम कर सकते हैं। ऐसा जब केस स्टडी होगी तो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कशन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम इस तरह से दोनों में संबंध भी मैंने तीसरा पार्ट भी समाप्त कर दिया। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पे मैंने बोला था किसी बड़े व्यक्ति को कोट करके अपना निष्कर्ष लिखें कि कैसे दोनों मूल्यों के बीच में संतुलन बनाया जाए, और हर जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको यही करना है। तो मैंने क्या कहूँगा, इस प्रकार एक सिविल सेवक यदि महात्मा गांधी के विचार, अंत्योदय एवं स्वयं को निर्धनतम व्यक्ति के स्थान पर रखकर सोचना। देखिए पूरा कोटेशन उनका लिखना यहाँ पे संभव नहीं है क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाता है। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि आपको कोई निर्णय लेना हो तो आप स्वयं को समाज के अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति के हिसाब से रख के सोचें और फिर डिसीजन लें, आपका डिसीजन गलत नहीं हो जाएगा।
जिसको अंत्योदय के नाम से भी जाना जाता है, कि अगर समाज का अंतिम व्यक्ति का हम उदय कर दें, जो समाज का सबसे दलित है, दमित है, उसका अगर हम उसको सशक्तिकरण कर दें तो पूरा समाज ही सशक्तिकरण हो जाएगा। इसको अंत्योदय भी कहते हैं। तो आप चाहें तो इसके हिसाब से कोट कर दें कि डिसीजन जब लें तो आप अपने आप को उस स्थान पर रख के सोचें, तो क्या होगा, समानुभूति एवं वस्तुनिष्ठता के मूल्यों में संतुलन बनाया जा सकता है। तो मैंने ये कोट कर दिया। इससे क्या होगा, ये जो बैलेंस अप्रोच है वो हो जाती है। तो दोस्तों, जो हम रोज कहते हैं, ये ज्ञान नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है, और समझ जो बेसिकली एथिक्स के पेपर 4 में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको दैनिक जीवन के एग्जाम्पल कोट करने होते हैं। इस बात को समझें अपने दैनिक जीवन से, महापुरुषों के दैनिक जीवन से, और जो भारत के मुख्यतः आप अब्दुल कलाम को एक पॉइंट कर लीजिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, उनके जीवन के कुछ एग्जाम्पल्स, जो वैज्ञानिक हैं कुछ उनके जीवन के एग्जाम्पल्स, कुछ जो सिविल सेवक हैं, जैसे आपने कुछ सुना होगा, आर्मस्ट्रांग पामे का नाम सुना होगा, इसके अलावा आपने मंजू राजपाल का नाम सुना होगा। इन कुछ सिविल सेवक की जो केस स्टडीज़ है, इनको दिमाग में रखें और इनको हमेशा कोट करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।